कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की आरपीआई चुनाव लड़ेगी। समझौते में कौन लोग थे? आरपीआई के नेता खोबरा गणेश, शांताबाई डांडी, ऐसे 3 नेता थे। मोहन धारिया और जाकर इस तरह से नाम में एकाग्निश हो रहा, 3-4 नेता। पूना के गाडगे धर्मशाला में समझौता होता और समझौता ये होता है कि 520 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की पार्टी आरपीआई चुनाव लड़ेगी। माननीय कांशीराम साहब उस दिन छोड़ा पीछा, उन्होंने कहा कि आरपीआई के साथ लग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अलग से पढ़े लिखे कर्मचारियों के बीच में जाना, उनको तैयार करना शुरू किया। अब मैं जो चीज टॉपिक पे आ रहा, कभी आप अस्थिर में जब आप लोग, क्योंकि आज तो फिर भी हम 1 घंटे से कम तो लेंगे नहीं, इसमें भी 1 घंटा लगेगा और उठना नहीं है ना तो दीवाना भी गाना मिलेगा। अब वो तो हमारे साथ में फिर लेके चला जाऊंगा बाहर, क्योंकि हमारे लोग गीतों में बड़ा, और ये बड़ा मैं आपको बता दूं, बामसेब के जो सेमिनार हुए 78 में जो मान्यवर साहब ने बामसेब बनाई, 3 सेमिनार उन्होंने किया था। बामसेब का स्टार्टिंग के 3 सेमिनार। पहला सेमिनार नागपुर में हुआ था और दूसरा सेमिनार जब दिल्ली में हुआ तो उसमें करीब 200 जगह पे इसी तरह का मेला लगाया गया। फूले मेला, साहू मेला, बाबा साहब से, मतलब इस तरह का। और तमाम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो आज गाना गा रहे हैं, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हमारे लोगों को जागरूक करने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो ढोलक बजाने का काम कर रहे थे, थोड़ा नृत्य करके लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। जानते हैं सरकार के बाद तो क्या हुआ? सरकार बनने के बाद बहन जी ने सीधा उठाया, उसको एमएलसी बना दिया। बहन जी ने एक आपको राज्यसभा दे दिया। किसको? गाना गाने वाले को, गीत पेश करने वाले को, जागृति जत्था वालों को। तो ये बहुत बड़ा जो चीज हम नहीं समझा पाते हैं, वो चीज गांव में जाके हमारी माताओं बहनों को समझा देते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमने कहा बामसेब को भी तैयार करने में सेमिनार तो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन गीत के माध्यम से लोगों को तैयार करने का काम माननीय साहब ने किया। तीसरा सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ। इस तरह से 3 सेमिनार हुए। मेरा कहने का मतलब, मैं इतना विस्तार नहीं जानता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से बामसेब का गठन हो गया। बामसेब के जब गठन हो गया, उससे पहले कांग्रेस क्या करती थी? उससे पहले कांग्रेस कहती थी, माननीय कांशीराम साहब को एजेंट तक बताती थी, कहती थी इनके पास पैसे विदेशों से आते हैं। माननीय कांशीराम साहब को इस शब्दों से नवाजते थे। लेकिन हम जिक्र करना चाहते, जब 1985 में यह बामसेब जो 14-15 साल मेहनत करके मान्यवर साहब ने तैयार किया, जिनके लेफ्ट और राइट दोनों बामसेब के लोग थे, 1985 में वो सारे बामसेब के लोग और संख्या 111, ये बामसेब के लोग जो टॉप के, जो 12 साल 14 साल मेहनत करके माननीय कांशीराम साहब ने तैयार किया, वो लोग किसके हाथों में बिके? राजीव गांधी के हाथों में बिके। अर्जुन सिंह ने खरीदा किसको? जो माननीय कांशीराम साहब के लेफ्ट और राइट हैंड। ये बामसेब का कार्यक्रम है, इसलिए मुझे बताना भी जरूरी हुआ। यह बामसेब आंदोलन को चलाने के लिए बनाया, लेकिन इस बामसेब ने मान्यवर कांशीराम साहब को सबसे बड़ा झटका भी देने का काम किया। और इस बात पे लड़ते रहे कि बामसेब को रिकॉग्नाइज मान्यवर कांशीराम साहब को कराना चाहिए। और मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे
अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पूरा डाटा कर्मचारियों का मुझे सरकार को देना हो जाएगा, तो सरकार को और आसानी हो जाएगी मेरे कर्मचारी अधिकारी को मैनेज करना और खरीदने में। इसलिए हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगे। और हुआ क्या, ये लोग बिके और सारे लोग माननीय कांशीराम साहब का साथ छोड़ दिए 50। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एक साथी यहां बहुत अच्छा शब्द बोल रहा था, मैं नाम नहीं जानता, कह रहा था कि अगली बार हम चाहेंगे कि ये इतना मजबूत बांध से हो जाए कि हम लड़कियों की शादी भी करा दें, कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा का प्रबंध भी करा दें। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग ये करा दें, लेकिन मुझे ये भी जानकारी है कि दूसरे साल आप लोग मेला का कार्यक्रम कर रहे हो, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन बांध सेव का काम मान्यवर साहब ने बताया कि ये समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करेगा और बीएसपी को चलाने के लिए थोड़ा दिमाग, हुनर और पैसे प्रोवाइड कराएगा। और आप क्या कर रहे हैं, आप बांध सेव का कार्यक्रम करा रहे हैं और बीएसपी वालों से पैसे मांग रहे हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उल्टा हो रहा है। बांध सेव जब कार्यक्रम कराता है मेरा, तो कार्यक्रम के बाद कुछ बचाता है और बचाने के बाद वो ले जाता है सम्मान के साथ बीएसपी ऑफिस में जमा करता और बताता है कि साहब हमने पढ़े लिखे कर्मचारियों को तैयार किया, कलेक्शन किया और इनसे थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया, हमने कार्यक्रम भी कर दिया, मेरे पास इतना बच गया, यह मूवमेंट के लिए जमा कर रहा, ये कहता है बांध सेव, और बनाया भी इसीलिए बांध सेव। और कल मैं बुला के पूछ रहा हूं तो कह रहे साहब हमने भी चंदा दिया, हमने भी चंदा दी। मैंने कहा बीएसपी वाले कल चंदा दे रहे थे भाई, वो तो बांध सेव वाले आपको देंगे ना। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई आप लोग बेटियों की शादी करा दो, गरीब बच्चों के लिए प्रबंध करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस लायक तो बन जाओ, इस लायक बन के दिखाओ। पता ना बीएसपी में मान्यवर साहब, माननीय बहन जी, बीएसपी को तैयार करके इस लेवल पे पहुंचा दिया कि आप तो 10-20 लड़कियों की शादी की बात करते हैं, बहन की सीएम बन गई तो पता न कितने लाख बेटियों की शादी का प्रबंध कर दिया। भागीदार भवन बना के तमाम ओबीसी के बच्चों को मुफ्त में आईएएस और आईपीएस की शिक्षा के लिए, आईएएस और आईपीएस की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस भी। इसलिए मैं कहता हूं, हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, हमें पढ़ाया जाता था कि किसी को 5 रुपए मुफ्त में दान मत दो, भिखारी को भी हमें होता था कि भीख मत दो, क्योंकि अगर उसको आप भीख देते हो तो उसको पंगु बनाते हैं। तो इस समय सरकार कर रही है 80 से 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, ये आपका पीढ़ी पूरी सत्यानाश कर रही है, बैठा के आपको आदत पकड़ा रही है कि मांगो, खाओ, लोग खाओ। मैं एक सम्मेलन में था, गुजरों का सम्मेलन था, गुजर का, दिल्ली में, और गुजर बड़ा घनाट होता है, इधर नहीं है गुजर, दिल्ली में गुजर होता था। गुजर की एकदम मखमल का कुर्ता, धोती और बड़ी पगड़ी बांधा, लाठी लिए रहता है। उस सम्मेलन में हम भी थे, नए नए ही थे, माननीय कांशीराम साहब के पीछे खड़े थे। माननीय कांशीराम साहब गुजर सम्मेलन में गए और वहां मंच पे जाके क्या बोल रहे हैं, ये जितने गुजर जो मूछे टाइट करके बैठे हुए हैं, सफेद सफेद पगड़ी बांध रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कपड़े तो तुम्हारे सफेद हो सकते हैं, मूछे तुम्हारी टाइट हो सकती है,
लेकिन मेरा ये ललुआ समाज जो बैठा है, जिसको हम चमार समाज कहते हैं, पिछड़ा समाज कहते हैं, दलित एसटी समाज के कहते हैं, इनसे भी अभी तुम 100 साल पीछे हो। अब उन्हीं के बीच में साहब ये बोल गए, अब हम भी नए पैर कांपने लगे कि ये लाठी लिए हैं सब, वो भी करकर आ गए, वो भी उठ खड़खड़े हो गए कि अरे ये कांसी राम क्या बोल रहा है, हमें तो कह रहा कि हम चमारों से भी बहुत पीछे हैं। तो थोड़ा देर के लिए तो लगा कि कहीं पथराव ना हो जाए, लेकिन साहब ने कहा बैठो बैठो मैं बताता हूं कैसे पीछे हो।